हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टडी अबाउट द कंसिडरेशन यानी प्रतिफल। आज हम प्रतिफल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले क्लासेस में पढ़ा था कि सेक्शन 10 में एक वैध संविदा के आवश्यक तत्व बताए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी करार को संविदा होने के लिए आवश्यक है कि उसमें प्रस्ताव किया गया हो, प्रस्ताव की स्वीकृति की गई हो, उसके बाद उसके साथ प्रतिफल जुड़ा होना चाहिए। तो प्रतिफल किसी भी वैध संविदा के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसके अगर किसी भी करार में प्रतिफल नहीं है तो वो संविदा एक वैध संविदा नहीं मानी जाएगी और विधि की बाध्यता उसे प्राप्त नहीं होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताइए बिना प्रतिफल के कोई भी अनुबंध नहीं बन सकता, इसकी विवेचना कीजिए आदि। तो प्रतिफल की जो परिभाषा है वो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2D में दी गई है, जो कहती है कि जबकि वचनदाता की वांछा पर वचनग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है, करने से विरत रहा है, करता है या करने से प्रवृत्त रहता है या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य, प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। इसको साधारण शब्दों में हम देखें तो जब प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा के अनुसार प्रतिज्ञा ग्रहीता या अन्य व्यक्ति किसी कार्य को कर चुका है या करने से विरत रहा है, या किसी कार्य को करता है या करने से विरत रहता है, किस कार्य को करने से विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य, विरति और वचन प्रतिफल कहलाते हैं। इसको और साधारण शब्दों में हम समझें तो उसका तात्पर्य है कि जबकि वचनदाता यानी कि जिसने कुछ काम करने का वचन दिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि ए ने बी से कहा कि तुम मुझे 5 किलो आलू देना और उसकी जगह मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। ठीक है, तो वचनदाता की वांछा पर यानी इच्छा पर, वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ काम करता है, तो वचनदाता की इच्छा ये है कि वो मैं उसे 500 रुपये दूँ और उसके बदले बी मुझे 5 किलो आलू दे। तो ये उसकी इच्छा पर उसने उसको 5 किलो आलू दे दिए, है ना। मान लो किसी गाड़ी में उसने 5 किलो आलू रखवा दिए, है ना, तो उसकी इच्छा से उसने कार्य करा, कुछ कर चुका है वो, है ना, या करने से विरत रहा है, या वो ये कहता है कि तुम मुझे 5 किलो आलू भेजना और उसके बदले में मैं तुम्हें मैं तुम्हारा कोई काम कर दूंगा, या तुम फॉर एग्जांपल जैसे तुम मैं ना ये काम मत करना, तुम किसी और को तुम्हारे आलू मत बेचना क्योंकि तुम्हारे सारे के सारे आलू मैं खरीदूंगा। मान लो ए बी से कहता है कि तुम अपनी कोई भी जो आलू तुम्हारे पास है वो तुम मत बेचना क्योंकि वो सारे आलू मैं खरीदूंगा, है ना। और जो बी है वो उसकी वांछा पर यानी उसकी इच्छा पर उन आलूओं को नहीं बेचता है, किसी और को नहीं बेचता है, और वो उसका इंतजार करता है कि भाई ए आएगा तो उसे खरीदेगा। यानी कोई कार्य किया उसने या कोई कार्य करने से विरत रहा, दोनों बातें इसमें शामिल होगी, है ना। या कार्य करने या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, या फिर ऐसा वचन देता है कि ठीक है, करने का वचन कैसे कि भाई हाँ ठीक है मैं 5 किलो आलू आपको भिजवा देता हूँ, और ना करने का वचन कैसे कि भाई ठीक है मैं किसी और को ये आलू नहीं बेचूंगा, आपको ही बेचूंगा जब आप आओगे, इस तरह से। तब ऐसा कार्य, प्रवृत्ति या वचन, तो उसने जो ये कार्य किया है या कार्य ना करने का जो उसने वचन दिया कि मैं किसी और को आलू नहीं बेचूंगा, ये जो वचन दिया है वह वचन ही प्रतिफल कहलाता है। तो 2D की लैंग्वेज क्या कहती है कि वचनदाता की इच्छा पर कोई भी कार्य करना, कोई भी कार्य ना करना, या ना करने का वचन देना, ये तीनों चीजें प्रतिफल की श्रेणी में आएगी। अभी हम इसको और उदाहरणों से अच्छे से समझेंगे। अगर हम इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो इसके जो आवश्यक तत्व सामने निकल कर आते हैं वो है कि वचनदाता की वांछा पर, यानी कि वचनदाता जो काम होता है, जो कार्य किया गया वो वचनदाता की इच्छा पर किया गया हो। कार्य या प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जो वचनदाता की वांछा पर यानी कि इच्छा पर की गई हो। दूसरे शब्दों में यदि कोई कार्य वचनदाता की वांछा पर नहीं किया जाता है तो वह प्रतिफल की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कोई कार्य अगर वचनदाता की इच्छा से नहीं किया गया है तो वो प्रतिफल की श्रेणी में नहीं आएगा। मान लो आप अपनी मर्जी से ही अब वो आलू हैं जो बचा के रख देते हो, भाई नहीं ये तो मैं एक को ही बेचूंगा, वचनदाता ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं आपको, ए ने कुछ कहा ही नहीं आपको कि आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना है या मैं आपके सारे आलू खरीदूंगा, और आप अपनी मर्जी से ही वो रखे जा रहे हो, तो फिर वो वचनदाता की वांछा पर नहीं कहलाएगा और इसलिए वो संविदा की कोटि में नहीं आएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव।
इसके जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार है कि कलेक्टर ने आदेश दिया था कि भाई एक मार्केट बनाया जाए, है ना, व्यापारियों के लिए। ठीक है, एक कलेक्टर ने आदेश दिया कि व्यापारियों के लिए, व्यापार करने के लिए एक मार्केट बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक वादी ने क्या किया कि गंज मार्केट अपने खर्चे पे बनवा लिया। मतलब एक व्यापारी था बड़ा, उसने क्या किया, कलेक्टर के आदेश, जब कलेक्टर ने आदेश दिया कि भाई एक मार्केट बनाया जाए बड़ा, तो उसने अपने ही खर्चे पर पूरा मार्केट बना लिया। और बाद में जो दूसरे व्यापारी से थे उनसे वो पाटली खर्चा वसूल करना चाहता था। ठीक है, अब हुआ यूं कि उन व्यापारियों ने उसको खर्चा देने से मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि जब जो बड़ा व्यापारी था उसने जब गंज मार्केट बनवाया तो उसने अन्य व्यापारियों से किसी भी तरह का सलाह मशवरा नहीं किया था ना। उन्होंने उससे कोई संविदा की थी कि ठीक है मैं ये अभी तो सारा पैसा मैं लगा देता हूँ और बाद में तुम लोग मुझे खर्चा दे देना, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वादी ने कलेक्टर के आदेश का पालन किया था, क्योंकि कलेक्टर ने आदेश दिया था कि यहाँ पर एक मार्केट बनाना है अपन को, तो उसका पालन करते हुए उसने कार्य किया था। इसलिए अन्य व्यापारियों से वो खर्चा वसूल नहीं कर सकता था, क्योंकि कार्य वचनदाता की वांछा पर नहीं किया गया था, व्यापारी की इच्छा पर नहीं किया गया था। सारे व्यापारी इकट्ठे होकर उसके पास नहीं गए थे कि आप अभी तो पैसा आप लगा दो, मार्केट बना दो, फिर हम आपको दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इसलिए कहेंगे कि जो कार्य किया गया वचनदाता की वांछा पर नहीं किया गया था। वचनदाता कौन है यहाँ पर? जो व्यापारी है, जिनसे खर्चा वसूल करना चाहता है वो लोग हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि वचनदाता की वांछा पर, यानी कि कार्य जो है वो वचनदाता की वांछा पर किया जाना चाहिए। वचनदाता की वांछा पर किया गया कार्य पर्याप्त प्रतिफल होता है, चाहे उसकी वचनदाता को कोई भी व्यक्तिगत लाभ ना हो। अगर कार्य उसकी इच्छा से किया जा रहा है वचनदाता की, तो भले उसको कोई लाभ नहीं हो, लेकिन फिर भी वो एक वैध प्रतिफल माना जाएगा। अब इसमें एक केस और है, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का मामला। इसमें हावड़ा में एक नागरिक हॉल बनाने का सुझाव स्वीकार किया गया था, यदि पर्याप्त चंदा मिल जाए तो। ये तय हुआ कि भाई जब अगर सारे जो लोग हैं वो एक इकट्ठा चंदा करके इकट्ठा दे दें मेरे को, तो मैं यहाँ पर एक हॉल बना दूंगा। ये बात तय हुई थी। तो उन्होंने, जो लोग थे, उनकी बातों में मानते हुए उनकी बात को एक ठेकेदार को बुलाया और उसको ठेका दे दिया, और सारा खर्चा खुद ने दिया वादी ने। इस बात को मानते हुए दिया कि बाद में ये लोग मुझे सारा चंदा इकट्ठा करके दे देंगे, लेकिन बाद में लोग चंदा इकट्ठा करने और उसको देने से उन्होंने मना कर दिया, है ना। उसमें एक था गौरी मोहम्मद, उसने साफ मना कर दिया कि मैं कोई चंदा वंदा नहीं दूंगा। तो न्यायालय ने क्या इसमें डिसीजन दिया कि चूंकि जो कार्य था वो वचनदाता की वांछा पर किया गया था, भाई सबने तय किया था कि हाँ हम सब मिलके चंदा देंगे, तभी तो उसने नागरिक हॉल, वो एक हॉल बनवाया था वहाँ पे सबके लिए, ताकि वो सबके कोई भी काम हो तो काम आ सके। तो ये जो कार्य था वो सब वचनदाताओं की वांछा पर किया गया था, इसलिए जो गौरी मोहम्मद था उसको पैसा देने के लिए बाध्य किया गया। इसी तरह का एक मामला आता है डोरा स्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचल अय्यर। इसमें भी एक मंदिर के मरम्मत की बात हुई थी, है ना। यदि सभी लोग धन देने को, यानी कि चंदा इकट्ठा करने के धन देने को तैयार हो जाएं, तो इसमें भी एक व्यक्ति ने मना कर दिया कि मैं तो चंदा नहीं दूंगा, जबकि उसने पहले हाँ करा था। तो कार्य वचनदाता की वांछा पर किया गया था, तो उसे बाध्य माना गया। ठीक है, इसमें जो एक प्रतिवादी था, मंदिर की मरम्मत का जो कार्य था वो सब लोगों ने हाथों कर दिया, लेकिन जो प्रतिवादी था मेन, उसने इसके लिए मना कर दिया था कि मैं कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा, और बाद में उसी से वसूल करने के लिए उसको बाध्य किया गया। तो न्यायालय ने कहा कि नहीं, इससे वसूल नहीं कर सकते क्योंकि इसने कोई वादा नहीं किया था, इसलिए प्रतिवादी को चंदा देने के लिए आप दायी नहीं मान सकते। अब इसमें एक बात और है जो इस केस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, डोरा स्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचल अय्यर, कि अगर कोई काम पहले से ही चल रहा है तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि वो वचनदाता की वांछा पर किया गया है। इसके अंदर मंदिर की जो मरम्मत का कार्य वो पहले से ही चल रहा था। ऐसा नहीं है कि जो चंदा देने वाले थे वो उन्होंने कहा कि हम आपको सब कुछ चंदा देंगे इकट्ठा करके और आप इस मंदिर की मरम्मत करवाओ, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मरम्मत का काम तो पहले से ही चल रहा था, लोगों ने अपनी ही इच्छा से चंदा देना शुरू कर दिया। बाद में ज़्यादा पैसा लगाकर वादी ने उस मंदिर में काम करवा दिया और वो प्रतिवादी से पैसा वसूल करना चाहता था। तो प्रतिवादी ने कहा भाई मरम्मत का काम तो पहले से ही चल रहा था, कोई तुमने नया काम मेरी इच्छा से थोड़ा कर दिया जो आप मेरे से पैसा वसूल कर रहे हो। तो इसे वैध प्रतिफल नहीं माना गया और न्यायालय ने उसको पैसा दिलवाने से मना कर दिया। इसी तरह इसका जो दूसरा आवश्यक तत्व सामने आता है निकल के, वो है वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति। यानी भारत में प्रतिफल वचनदाता, वचन ग्रहीता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है।
मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको अपन जो वचन ग्रहीता है ना, जो स्वीकृति कर रहा कि ये जिसने वचन दिया वो ही प्रतिफल दे, कोई अन्य व्यक्ति भी वचन प्रतिफल दे सकता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है चिन्नैया वर्सेस रमैया का। इसमें इसके फैक्ट इस तरह से हैं कि प्रतिवादी की माँ ने प्रतिवादी को संपत्ति दान में देते हुए कहा कि मेरे भाई को हर महीने आप 635 रुपये वार्षिक 635 रुपये मेरे भाई को भी आप खर्चा दोगे। मैं सारी संपत्ति आपके नाम तो कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे भाई को 635 रुपये प्रतिवर्ष खर्चा दोगे। तो उसने सारा पैसा वचन ग्रहीता को दे दिया, उसके नाम कर दिया। अब उसको पैसा तो ले लिया गया, लेकिन उसके जो भाई थे उनको कोई भी खर्चा नहीं दिया गया। तो महिला वापस वाद लेके आई कि इन्होंने मेरे से लिखवा तो लिया। चिन्नैया और से रमैया का मामला बहुत ही इस मामले में महत्वपूर्ण मानेंगे हम, क्योंकि इसके अंदर साफ पता चल रहा है कि प्रतिवादी की जो माँ थी, खर्चा तो उसने दिया था, सारी संपत्ति दान में दे दी थी या सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि इसमें से हर महीने या प्रतिवर्ष खर्चा उसके भाई को भी दिया जाएगा, जो 635 रुपये वार्षिक था। बाद में कुछ समय पश्चात महिला की हो गई मृत्यु, और भाई जो था वो वाद लेके आया उस प्रतिवादी के विरुद्ध जिसके नाम वो संपत्ति करके गई थी, उसकी बहन। तो यहाँ पर जो महिला थी उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी, है ना, लेकिन जो मामला था वो उसके भाई के बीच में और प्रतिवादी के बीच में चल रहा था। जो भाई था वो मामला लेके आया कि मुझे खर्चा दिलाया जाए। तो न्यायालय ने कहा कि प्रतिफल कोई भी दे सकता है। जो महिला थी वो संपत्ति दान में देते समय ये शर्त लगा के गई है कि उसके भाई को भी खर्चा दिया जाए उसकी संपत्ति में से, तो ये पर्याप्त प्रतिफल माना जाएगा और उस भाई को खर्चा दिलाया गया था। अब तीसरा एलिमेंट निकल के आता है कि प्रतिफल वर्तमान में, भूतकाल में या भविष्य में काल में कभी भी दिया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज कॉन्ट्रैक्ट किया तो खर्चा आज का आज ही देना या प्रतिफल आज का आज ही देना। प्रतिफल कभी भविष्य में भी हो सकता है। ठीक है, कि जैसे ए बी की सेवा करता है, वो बहुत बीमार होता है तो वो उसकी सेवा करता है, तो वो उसको कहता है कि ठीक है भविष्य में मैं तुम्हें एक प्लॉट दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिफल कभी भी दिया जा सकता है। वर्तमान में तुरंत भी दे सकता था वो उसको, या भविष्य में भी दे सकता है, या कभी भूतकाल में भी जो उसने कोई संपत्ति उसको दे रखी हो तो ठीक है भाई तू मेरे को, जैसे मान लो ए ने बी को 5,000 रुपये उधार दे रखे थे, और एक दिन ये होता है कि बी बीमार हो जाता है तो ए उसकी बहुत सेवा करता है, तो बी उसको ये कहता है कि ठीक है ए मैंने जो तुमको 5,000 रुपये उधार दिए थे वो तुम मुझे लौटाना मत, अब वो तुम ही रख लो क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तो वो एक प्रतिफल हो गया। अब कल को वो बी जो मर जाता है तो ए उसके परिवार वाले ये केस नहीं ला सकते कि इसने मेरे पिता से उधार लिया था इसलिए ना इस मेरा वसूल करवाओ, नहीं, क्योंकि वो एक प्रतिफल माना जाएगा। उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तूने मेरी सेवा की, इसका प्रतिफल है ये कि तू भाई ये पैसा तू ही रख ले अब। तो इस तरह से प्रतिफल वर्तमान में भी दिया जा सकता है, भूतकाल में भी दिया जा सकता है और भविष्यकाल में भी दिया जा सकता है। तो प्रतिफल कोई कार्य करने या विरत रहने की प्रतिज्ञा हो सकता है। मतलब प्रतिफल के अंदर दो चीजें आएगी, कोई कार्य करना या कोई कार्य ना करना, दोनों बातें शामिल है। कैसे कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मुझे 5 किलो आलू भेज दो और मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। तो ये कार्य, तो उसने मान लो वो 5 किलो जो आलू थे बी ने वो एक गाड़ी में रखवा दिए कि ठीक है भाई ये उस तक पहुंचा देना, ये वो पार्सल करवा दी कि भाई ये उस तक पहुंचा देना। तो ये कार्य करके प्रतिफल दिया गया है ना, यहाँ पे कार्य का करना ही प्रतिफल है। और कोई कार्य ना करके मतलब कि भाई वो कहता है, बी कहता है, ए बी से कहता है कि तुम अपने जो आलू तुमने खेत में उगाए हैं वो सारे के सारे आलू मैं खरीदूंगा, इसलिए तुम किसी और को मत बेचना। और बी उस पर भरोसा करते हुए अपने आलू किसी और को बेचता ही नहीं है। तो जो ये उसने कार्य नहीं किया, यानी अपने कार्य से विरत रहा और रहने की प्रतिज्ञा की, ये भी प्रतिफल की श्रेणी में आएगा। मतलब कोई कार्य करके या कोई कार्य ना करके, अगर दोनों बातें मानी जाती है तो दोनों ही प्रतिफल की श्रेणी में आती है। अब तीसरा इसमें एलिमेंट आता है कि प्रतिफल विधि के दृष्टि से मूल्यवान होना चाहिए, है ना। कोई भी अपन वादा करते हैं, वचन करते हैं, या तो उसको किसी से उसको फायदा होना चाहिए, मूल्यवान, उसकी कोई कीमत होनी चाहिए। जैसे अब मान लो वो सारे खेत के आलू नहीं बेचता किसी और को, वो ए का इंतजार करता रहता और ए आता ही नहीं और खरीदता ही नहीं है, तो उसको आलूओं का नुकसान होगा ना, तो उसके आलू की कीमत गिर जाएगी क्योंकि वो पड़े पड़े सड़ जाएंगे। अब बी चाहे तो ए के ऊपर केस ला सकता है कि सर वकील साहब कि इसने मेरे को वादा किया था कि मैं 5 सारे आलू मैं खरीदूंगा और उसने खरीदे नहीं, तो मुझे जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति इससे करवाई जावे। इस तरह से वो वाद लेके आ सकता है ना। तो वो मूल्यवान हो गया
जो उसने वादा ना करने का जो वादा किया उससे, वो अपने आप में मूल्यवान है। इसी प्रकार प्रतिफल वैध होना चाहिए, यानी कि वैध का मतलब है वैध कार्य करने के लिए, कोई भी जो कार्य करने का वादा किया गया वो वैध होना चाहिए। आप किसी से, किसी बच्चे या कोई नशीली वस्तु खरीदने बेचने का वादा नहीं कर सकते कि ठीक है तू मुझे ना, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा और तू मुझे ये नशीली सामग्री भेज, या अफीम या गांजा भेज, या तू रख, या मेरे लिए उगा। ऐसा कोई वादा कोई नहीं कर सकता। यानी कोई जो चीज़ वैध है वो ही प्रतिफल के रूप में मान्य होगी। यहाँ पर कोई भी अवैध कार्य आप कंसिडरेशन की श्रेणी में नहीं आता है। अब प्रत्येक संविदा के लिए पृथक प्रतिफल होना चाहिए। अगर पृथक संविदा है तो उसके लिए प्रतिफल भी पृथक ही होना चाहिए। अब प्रतिफल ऐसा होना चाहिए कि स्थिति में परिवर्तन कर दे। जैसे उत्तरदायित्व तो तभी उत्पन्न होगा जब वचन के आधार पर कोई कार्य किया गया है या वचन ग्रहीता ने अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन कर दिया। जब तक कोई कार्य परिवर्तन नहीं किया जाता तो वचन प्रतिफल की श्रेणी में नहीं आएगा। अब जैसे इसमें एक मामला और है, महमूद अजीज वैसे मासूम अली। इसमें प्रतिवादी ने एक मस्जिद की मरम्मत के लिए 500 रुपये चंदा देने का वचन दिया था। अभी मरम्मत आरंभ भी नहीं हुई थी कि जो वादी था उसने पैसा वसूल करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, लेकिन वह असफल रहा। भाई मरम्मत का कार्य का वादा किया गया है कि मैं, आप मंदिर की मरम्मत या मस्जिद की मरम्मत करवाओगे तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा। अभी अब मरम्मत तो चालू ही नहीं हुई, पहले से पैसे वैसे कैसे वसूल किया जा सकता है? तो कुछ कार्य तो किया जाना चाहिए। अब ठेका तो कम से कम उस मस्जिद की मरम्मत का ठेका तो दे, तब तो पता चले कि भाई हाँ ठेकेदार को पैसा देना इसलिए पैसा मांग रहा है। आपने कुछ भी नहीं किया, हो सकता है पैसा आप खुद अपने लिए मांग रहे हो। तो इसलिए स्थिति में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो वादा किया गया है, जो या जिस काम के लिए वादा या वचन दिया गया है, उस कार्य को करने के श्रेणी में कुछ ना कुछ कार्य किया जाए या कार्य अपनी स्थिति में परिवर्तन किया जाए, तब ही माना जाएगा कि भाई ये वैध प्रतिफल की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार मोतीलाल पद्म शुगर मिल्स का मामला है, जिसमें कहा गया कि वचनदाता पर विबंध का सिद्धांत सरकारी संविदाओं में भी लागू होता है। तो इस तरह से आज हमने कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन को समझा और उसके एलिमेंट्स को पढ़े। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक। अब हम नेक्स्ट क्लास में वचन, संविदा और प्रतिफल का संबंध के विषय में पढ़ेंगे।